Hello and welcome to my YouTube channel Skills Academy. This is Rahul Kuswaha, your mentor. Today we will discuss about second part of coordination chemistry. First part मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अगर आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट को ही देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देखिए, जहां मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन, मेटल लिगेंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 में देखा था। नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स के कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करेंगे जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड यूज होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड बेसिकली that ligands which have only one lone pair of electron for donation, जिनके पास ओनली एक लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए नेमिंग कैसे करते हैं, तो रूल होता है IUPAC। कैसे हम लोग किसी भी, जैसे सपोज दैट आपको अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स का जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, मेन जो होता है वो ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका मेटल आयन और लीगेंड होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका मेटल और लीगेंड, M यहाँ जो लिखा है उसका मतलब मेटल आयन है और L मीन्स लीगेंड, और N नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन जो भी होगा 1 2 3 वो होगा। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो पहले लिखा जाता है that is called cation, that is positively charged, and जो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लिखा जाता है that is anion which is negatively charged। तो इसी के बिहाफ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी IUPAC को। तो मेन जो बेसिक रूल होता है, एक ही रूल से आपके जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं सारे हो जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है, अगर सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स देखना है तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम क्या होगा, आप किसका नेम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स अगर आपको गिवन होगा तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आप कैटायन का नेम लिखेंगे। जो भी कैटायन कौन होता है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो पहले लिखा होगा वो कैटायन होता है। तो सबसे पहला काम होता है कैटायन का। इफ आपके कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन प्रेजेंट है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैटायन को, जो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखा होगा वो कैटायन होता है। देन उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, नेम ऑफ लीगेंड यूज करेंगे। नेम ऑफ लीगेंड के बाद में नेम ऑफ मेटल यूज करेंगे। मेटल के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, मेटल के जस्ट बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ये रोमन नंबर में लिखते हैं। जैसे अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई तो हम लोग उसको 2 ना लिखकर रोमन में ये लिखा जाता है, रोमन नंबर में उसको हम लोग लिखेंगे। देन उसके बाद में अगर आपका एनायन है तो आप एनायन यूज कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नेम लिखने का। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए ये आपका एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। तो आप इसको अपने एक मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहले लिखा होता है इट मीन ये हमारे क्या है, मेटल है, CN जो है वो लीगेंड है, और जो हम लोग N लिखते थे वो कितना है, 6 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हैं पोटेशियम लिखा हुआ, इट मीन जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो कैटायन होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका नेम लिखना है, कैटायन का, यानी कि सबसे पहले देखो नेम लिखा हम लोगों ने पोटेशियम, पोटेशियम लिखा। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमको नेम किसका लिखना होगा, लीगेंड का। तो लीगेंड देखिए यहाँ पर कौन है, साइनाइड जो है वो लीगेंड है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइनाइड जब एज अ लीगेंड यूज होता है तो उसका नेम क्या होता है, साइनो। साइनाइड एज अ लीगेंड जब यूज होता है तो उसका नाम होता है साइनो। और टोटल कितने साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हैं, 6। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लीगेंड के नाम हेक्सा, हेक्सा टेंस फॉर 6, साइनो फॉर साइनाइड, और यहाँ देखिए फेरेट लिखा है। आप यहाँ आयरन भी यूज कर सकते हैं, आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आप निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 आएगी। अब बात यह आती है यहाँ पर जो आयरन की जगह फेरेट क्यों लिखा गया, तो ये जो मेटल के साथ में
ATE वर्ड जब ऐड करेंगे, ये तब यूज करते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव आएगा, तब तब हम लोग क्या करेंगे, मेटल के साथ मेटल के नेम के आगे क्या ऐड कर देंगे, 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास में पोटेशियम है। पोटेशियम कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये यहाँ से हटेगा, अगर ये पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होगा, नेगेटिव। स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होगा, नेगेटिव, इसीलिए फेरेट लिखा गया। अब देखिए इसका ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड एग्जांपल। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा, इट मींस कैटायन नहीं है। तो इसका मतलब कैटायन नहीं, तो हमको ये तो लिखना नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे नेम, हम लोग नेम स्टार्ट करेंगे लीगेंड के नाम से। तो लीगेंड देखते हैं यहाँ पर क्या है, NH3 एमीन इसको कहते हैं हम लोग। कितने एमीन लगे हैं, 6, तो इसीलिए नेम हो जाएगा हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद में लीगेंड के नेम के बाद आपको किसका नाम लिखना होता है, नेम ऑफ मेटल। तो मेटल का नाम, मेटल यहाँ क्या है, कॉपर, तो आपने कॉपर लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। तो देखिए लीगेंड का नाम लिख दिया आपने, मेटल का नाम लिख दिया। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे जो लिखा होता है उसको हमारा क्या होता है, एनायन। तो लास्ट में क्या लिखना है हमको, नेम ऑफ एनायन। तो आपको पता है SO4 का नेम क्या होता है, सल्फेट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या होती है, ये देखिए ये कैटेगरी, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ना ही इसमें कैटायन है, ना ही इसमें एनायन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है हमको, केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मतलब नेम ऑफ लीगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेम ऑफ लीगेंड पहले लिखेंगे, तो लीगेंड यहाँ पर क्या है हमारा, कार्बोनिल। तो इसीलिए देखिए 4 कार्बोनिल लगे थे, तो इसलिए टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद में निकिल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी 0, क्यों, निकिल क्योंकि न्यूट्रल लीगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इजी है, आप एक बार जब इसको ट्राई करेंगे या क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो इजी है। बस आप रूल को तैयार रखें कि सबसे पहले कैटायन का नेम लिखा जाता है, फिर लीगेंड का नेम लिखते हैं, फिर मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट, देन एनायन। सपोज दैट आपकी कॉम्प्लेक्स में एनायन नहीं है, तो एनायन कहाँ लिखा था, लास्ट में। तो पहले कैटायन, लीगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन हो गया। सपोज दैट आपके पास कैटायन नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहला वाला पार्ट छोड़ दो कैटायन वाला, नेम ऑफ लीगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, एनायन लिख दिया। सपोज दैट ना ही कैटायन ना ही एनायन है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लीगेंड का नेम फिर मेटल का नेम, हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब लीगेंड और मेटल, तो मेटल और लीगेंड के नेम लिखते समय बीच में गैप नहीं देते हैं। जैसे देखिए ये मैंने लिखा मेटल और लीगेंड का नाम, बीच में आप देखेंगे गैप नहीं है, एक सीरियल से लिखते चले जाते हैं। कैटायन और एनायन के नाम लिखते समय आप बीच में गैप दे सकते हो, लेकिन मेटल और लीगेंड का नाम लिखते समय बीच में आपको गैप देने की जरूरत नहीं होती। जैसे देखो यहाँ पर हेक्साएमीन लिखा, लेकिन कॉपर लिखते समय बीच में गैप नहीं दिया। यहाँ देखो टेट्रा कार्बोनिल लिख दिया, निकिल लिखते समय बीच में गैप नहीं दिया। तो बीच में हम लोगों को गैप नहीं देना होता है, गैपिंग नहीं दी जाती मेटल लीगेंड के नेम के बीच में। तो ये 3 टाइप के हमारे हो गए। अब फोर्थ टाइप क्या होता है कि जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स दिए जाए, ये देखिए 2 कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को देख के घबराना नहीं होता है, आप एक एक करके सॉल्व करते चलो। देखो पहले वाले का नाम लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नेम लिखते समय पहले क्या लिखेंगे, अब यहाँ कैटायन और एनायन तो है नहीं, तो सीधे से नेम ऑफ लीगेंड लिखा जाएगा। अमोनिया है, अमोनिया का क्या नाम होता है, एमीन। कितने हैं, 4, इसीलिए देखिए टेट्रा एमीन लिख दिया। फिर लिखा प्लेटिनम। अभी सपोज दैट आपने मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी है, तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम हो गया। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स जैसे आप लिखते थे NaCl, सपोज दैट जैसे आप NaCl लिखते हैं, तो Na अगर पॉजिटिव है तो Cl क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये Na है और ये है Cl, तो Na अगर पॉजिटिव है तो ये पीछे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, Cl नेगेटिव होगा। तो इसी तरीके से जब इस सेकंड वाले का नाम लिखेंगे तो प्लेटिनम के साथ प्लेटिनेट कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था
कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें मेटल के नेम के आगे 8 वर्ड यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स के लीगेंड का नाम लिखेंगे तो टेट्रा क्लोराइडो हो गया। आप क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो भी लिख सकते हो, दोनों हमारे सेम होते हैं, टेट्रा क्लोराइडो। और प्लेटिनम ना लिखकर इस बार क्या लिखा गया, प्लेटिनेट। आप इस सेकंड वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सेकंड वाले की कितनी आएगी, +4। सेकंड वाले की आएगी +4, लेकिन 2 प्लेटिनम यूज हुए हैं इसीलिए 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि पहले वाले प्लेटिनम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और बाद वाले की ऑक्सीडेशन भी +2। तो इसमें किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज होगा, न्यूट्रल वाले की नहीं, चार्ज वाले की आप निकालेंगे, फिर उसको हाफ हाफ कर देंगे, दोनों को दे देंगे। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। नाउ वी डिस्कस बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक, अब देखो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब इनको डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जैसे अमोनिया 6 थे तो हम लोग हेक्सा लिखते थे, अगर मान लो अमोनिया 2 है तो हम लोग डाई लिखते हैं। लेकिन जब बाइडेंटेट की बात आती है तो अगर 2 लीगेंड होंगे तो 2 को हम लोग डाई ना लिखकर क्या लिखते हैं, बेस। 3 लीगेंड होंगे तो ट्राई ना लिखकर क्या लिखा जाता है, ट्रेस। 4 को हम लोग वहां टेट्रा लिखते थे मोनोडेंटेट में, लेकिन बाइडेंटेट में इसको टेट्रा किस लिखा जाता है। 5 लीगेंड होंगे अगर बाइडेंटेट तो उसको पेंटा किस लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 6 होंगे तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा किस। तो ये क्या है, नंबर्स जो लिखे जाते हैं उसका मेथड होता है। आपके पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है, मेथड पूरा सेम वही है जैसे हम लोग प्रोसीड करते थे, जो रूल था वही रूल लगेगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। बस क्या चेंज आया है, चेंज बस इतना आया है कि जो लीगेंड्स हम लोग यूज कर रहे थे तो उनका जो नंबर्स था वो उनके नंबर्स के लिखने का तरीका जो है वो चेंज हुआ है बस। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैटायन नहीं है। जब कैटायन नहीं होता है तो नाम किसका लिखते हैं, लीगेंड का। तो देखिए इथाइलिन डाइअमीन है, बाइडेंटेड होता है, कितने हैं, 3। तो 3 के लिए कौन सा यूज करते हैं, ट्रेस। देखिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, ट्रेस यूज किया गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद लीगेंड का नाम लिख दिया गया, इथाइलिन डाइअमीन। फिर मेटल का नाम लिखते हैं कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आ जाएगी सेकेंड, और लास्ट में इस एन कैटायन एनायन का नेम, एनायन नेम आ गया क्लोराइड। तो बहुत ही इजी है, एक बार आप करेंगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे सारे। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा ये कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने लिखा K4 Fe C2O4 का होल प्राइस। बहुत सिंपल सा है, आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखकर मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ हम अब डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नेम जो नॉमेनक्लेचर था ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो ब्रिजिंग लिगेंड को नाम लिखने से पहले हम लोग एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं या ग्रीक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू। तो ब्रिजिंग क्या होता है, जिसमें आपका एक लिगेंड 2 मेटल से अटैच्ड हो। व्हेन single ligand attached with a 2 metals is called bridging ligand, and this bridging ligands जो नेम होगा इसका, इसके नेम से पहले हम लोग म्यू ग्रीक लेटर यूज करते हैं। तो ये एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा, आप नॉर्मल लिगेंड देख लें। तो नॉर्मल लिगेंड क्या है, यहाँ वाटर है, यहाँ पर भी है क्या है, वाटर। तो टोटल वाटर कितना हुआ, 8। तो वाटर 8 है इसीलिए नाम पड़ा ऑक्टा, और वाटर का लीगेंड्स नेम क्या होता है, एक्वा। देन किसका नाम लिखेंगे हम लोग, देन हम लोग नेम लिखेंगे किसका, ब्रिजिंग लीगेंड का। तो ब्रिजिंग लीगेंड यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, OH। कितने ब्रिजिंग लीगेंड, OH दोनों है तो डाई हाइड्रोक्सो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का लीगेंड्स नेम होता है हाइड्रोक्सो। और ब्रिजिंग का नेम लिखने से पहले कौन सा वर्ड यूज करेंगे, म्यू। तो क्या नाम पड़ेगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। आयरन कितने आप देख सकते हैं, 2 आयरन है तो क्या हो गया, डाई आयरन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन इसका देख सकते हैं कैसे निकाला गया है।
कितने आयरन है आपके पास? 2। दोनों को XX मान लेंगे तो हो गया 2x। दोनों OH पर एक माइनस होता है तो इसका मतलब 2 OH है तो 2 माइनस हो गया। और सल्फेट के ऊपर आपको पता है कितना माइनस होता है? 2 माइनस चार्ज होता है, तो 2 सल्फेट है तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा? 4। इक्वल टू में आप 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, इसीलिए डाई आयरन लिखा गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 3rd रखी गई है। इस ऊपर वाले कंपाउंड को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि आधा ये कंपाउंड सेम है। बी से आप सिमेट्री अगर डालें तो इधर का जो कंपाउंड है और इधर का भी जो कंपाउंड है वो, इसके लिखने का तरीका यह भी है कि हम लोग आधा कंपाउंड जो है हाफ का नेम लिख लें। हाफ मतलब टोटल 8 एक्वा थे, हम लोगों ने इसको टेट्रा एक्वा लिखा। कितने हाइड्रोक्सो ग्रुप थे? 2, तो इसको हम लोगों ने 1 लिखा, म्यू हाइड्रोक्सो। एक आयरन था, आयरन 3rd लिख दिया, और आगे लिख दिया बिस। तो बिस का मतलब क्या होता है? 2। तो जो ऊपर लिखा जो नीचे लिखा सेम है, कोई चेंज नहीं, एज इट इज है। नीचे जो कंपाउंड लिखा इसका भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो NH4 NH3 और NH3 टोटल 8 हो गए, तो इसीलिए नाम पड़ा ऑक्टा एमीन। या एमीन गलत लिखा है, ये डबल एम होता है, जब भी एमीन यूज होगा डबल एम होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। फिर हम लोगों को क्या लिखना होगा? ब्रिजिंग लिगेंड का नाम। अब ब्रिजिंग देखिए यहाँ पर NH2 भी ब्रिजिंग है और NO2 भी ब्रिजिंग। जो है जो NH2 होता है इसका लिगेंड्स नेम होता है एमाइडो, और जो NO2 होता है इसका होता है नाइट्रो। तो आप देख सकते हैं ए पहले आता है तो पहले इसको लिखा जाएगा म्यू एमाइडो। ब्रिजिंग लिगेंड है तो म्यू लगाकर लिखेंगे। फिर नीचे वाले के नाम म्यू नाइट्राइटो। कितने कोबाल्ट थे? 2, तो डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, 2 कोबाल्ट है तो आप 2x सेलेक्ट कर लेंगे। NH2 पर भी 1 माइनस होता है, NO2 पर भी 1 माइनस होता है, टोटल माइनस हो गए 2। एक NO3 के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 के पास कितने नेगेटिव हो जाएंगे? 4। इक्वल टू में आप 0 करेंगे, देन 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स डाई कोबाल्ट दोनों की कितनी आएगी? 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट। और NO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रेट। तो लीगेंड अगर एज अ लीगेंड यूज करते हैं तो नाइट्रेटो कर देंगे, अगर वो एनायन है तो नाइट्रेट रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो आई होप आपको ऑल काइंड ऑफ IUPAC क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मान लो ये मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये कॉम्प्लेक्स इसके पास कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो नॉर्मल जैसे मान लो Fe रखा हुआ है, तो Fe के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका जो एटॉमिक नंबर है वही इसके इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये इस फॉर्म में है, जब ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो जब ये इस फॉर्म में माइनस रखते हैं 4 कर, जब ये इस फॉर्म में, तो अब देखिए इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं, प्लस लीगेंड क्या करता है? लोन पेयर देता है, तो लोन पेयर देगा किसको? मेटल को ही तो देगा। तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन आ गए, कुछ ना कुछ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कम भी हुए होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं Fe रखा होगा तो उसका नाम होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है 26। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स जैसे एक FeCN का होल 6 और -4 चार्ज लगा कर दे दिया गया, अब आपसे कहेगा बताओ Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो उस कंडीशन पर जब वो कंपाउंड बन जाता है, जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उस कंडीशन पर मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो मेटल है तो उसका खुद का एटॉमिक नंबर होगा, तो पहला क्या होता है? En का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दूसरा लीगेंड इलेक्ट्रॉन भी तो मेटल को देता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय लीगेंड, इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं? लीगेंड के द्वारा। और माइनस क्या कर देते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक एग्जांपल देखो मैंने दिया हुआ है, इसका En कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले काम करना क्या किया था? मेटल का एटॉमिक नंबर।
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेटल का एटॉमिक नंबर Fe था, Fe का एटॉमिक नंबर 26 लिख दिया। देन उसके बाद में क्या करना होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय लिगेंड। ठीक, तो यहाँ साइनाइड यूज किया गया है, और मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में साइनाइड जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड होता है। मोनोडेंटेड के पास एक लोन पेयर होते हैं, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो EAN में यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लोन पेयर की नहीं। तो एक CN जो है वो हमको कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 CN कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 12। देखो एक CN 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 का मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप Fe को कितना मानेंगे, X। पोटेशियम के पास 1 प्लस होता है तो 4 रखें तो 4 प्लस हो जाएगा। साइनाइड के पास 1 माइनस चार्ज होता है लेकिन 6 माइनस है तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू में आप 0 करेंगे। X की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस किया जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस का 2 कर दिया गया। सब कुछ सॉल्व किया गया। ये जो 36 आया है यहाँ पर जो अमाउंट आया है, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्रिप्टन का होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कैसा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और आपसे पूछ देगा बताओ इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किस इनर्ट गैस के इक्वल है, कौन सी अक्री गैस के इक्वल है। जैसे यही क्वेश्चन आया, 4-5 और भी लिखी, मान लो हेलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, ये सब दे दी गई। आपसे पूछा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किस इनर्ट गैस के इक्वल है, तो किसके इक्वल है, वो क्रिप्टन के इक्वल है। इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे देखते सॉल्व कर लेते हैं इसका। NiCO का होल 4 है, तो Na का एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं कितना होता है, 28। कार्बोनिल मोनोडेंटेड होता है, मैं अब डाइड कर रहा हूँ, कार्बोनिल मोनोडेंटेड होता है, तो मोनोडेंटेड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। कितने कार्बोनिल है, 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे तो इसको आप क्या मानेंगे, X। कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 होता है और इक्वल टू में आप 0 रखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 यानी माइनस भी 0 करना। कितना आ जाएगा, En 4 दूना 8 और 28 यानी कि 36। ये भी किसके इक्वल है, क्रिप्टन के इक्वल है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखें कॉपर का कितना होता है, 29 प्लस जो En होता है ये क्या होता है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड कितने लोन पेयर देता है, 2 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक En आपको देता है 4 इलेक्ट्रॉन, है कितने, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपकी निकालेंगे यहाँ पर तो +2 आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको माइनस करना होता है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29 प्लस 10, 39। 39 इज अब ये किसी भी इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है। तो जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए और आपसे कह देगा बताओ इसमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका EAN इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है। तो ये है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब कुछ थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे वर्नर थ्योरी। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था वो वर्नर ने ही बनाया था। डिस्कवरी जो थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो वर्नर ने की थी। तो वर्नर ने क्या कहा, अपने कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे पार्ट को उन्होंने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि आज की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर में और सेकेंडरी वैलेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे इन्होंने कॉम्प्लेक्स जब बनाए तो प्राइमरी वैलेंसी को शो किससे किया, डैश से शो किया प्राइमरी वैलेंसी को और सॉलिड लाइन से शो किया वो सेकेंडरी वैलेंसी को। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नर थ्योरी में
जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है या किससे शो किया जाता है, तो प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से सॉल्व करते हैं। और वर्नर थ्योरी में जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो पहला कंपाउंड बना था, वो कैसे बना था, तो वर्नर ने दो कंपाउंड का डिफरेंट प्रोपोर्शन लिया, अलग अलग अनुपात में लिया। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को अलग अलग अनुपात में लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया था और फर्दर उसके और कॉम्प्लेक्स बने थे। जो पहला कॉम्प्लेक्स बना था वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें आपको इतना सब कुछ नहीं याद रखना है, आप स्ट्रक्चर भले देख लो, आपको याद रखना है केवल ये कि जो पहला कॉम्प्लेक्स बना था वर्नर का, उसमें कोबाल्ट और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड थे, 12 कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड थे और 12 कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये दो टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी, आपको केवल वर्नर थ्योरी में इतना ही तैयार रखना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी विच रिप्रेजेंट या विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, जो हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और कैसा स्ट्रक्चर होगा वो डील किसके थ्रू करते हैं, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू डील करते हैं। नाउ देयर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट्स की कह सकते हैं या फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या, कि जो भी मेटल आयंस होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल। देख ली एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हमको पता है एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो जब तक ये ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा तब तक हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इट मीन इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को अगर बॉन्डिंग दिखानी है तो बॉन्डिंग के लिए हमको बैलेंस जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली डी ऑर्बिटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इनर ऑर्बिटल दैट इज n-1d और इसको आप देख सकते हैं 3d, और आउटर ऑर्बिटल भी यूज होता है जैसे 4d। जैसे आपने देखा होगा कि दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे sp3d2, तो यहाँ कौन सा यूज हुआ है, अगर बाद में यूज होगा तो मतलब आउटर है, और अगर ऐसे यूज लिखा हो d2sp3 तो मतलब यहाँ जो d ऑर्बिटल यूज किया गया है वो इनर ऑर्बिटल। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दो टाइप के ऑर्बिटल यूज होते हैं, इनर ऑर्बिटल दैट इज 3d, आउटर ऑर्बिटल दैट इज 4d। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है हमारा, कि जो लिगेंड्स है उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो कोऑर्डिनेशन होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक टेबल है जिसके थ्रू हम लोग ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। पहला है देखिए, जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, लीगेंड का। हाइब्रिडाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 3 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp2 और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऊपर वाली चीजें हमको नहीं याद रखी, मैं आपको बता रहा हूँ आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो आप केवल उन्हीं को चाहे तो याद रखिएगा, अदरवाइज मत याद रखिएगा। और जो है पहला ये 4 वाले दोनों आपको याद रखने हैं। sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और 4 पर ही आता है dsp2। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब हमारा टेट्राहेड्रल होगा और कब हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। नेक्स्ट आपको जो याद रखना वो लास्ट वाला, ये क्या हो, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 और d2sp3, ये इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए करना कैसे होता है, सपोज दैट आपसे पूछा गया, देखिए मैंने लिखा K4 Fe CN का होल्स इस तरीके से दिया गया, ठीक। और आपसे पूछा गया बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या है, मैंने 4 ऑप्शन लिखे, देखिए ऐसे
ये मैंने लिखे 4 ऑप्शन। तो आपसे पूछा गया बताइए हाइब्रिडेशन क्या है। तो एक तरीका ये होता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। तो इतना मेथड टाइम तो आपके पास होगा नहीं एग्जाम में कि इतना टाइम हो आप सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ देखना है कितना लिखा है 6। तो 6 का मतलब आप यहाँ काउंट कर लो। सबसे पहले sp3 दिया गया है तो काउंट करो, एक s है और 3 p है, तो टोटल कितना हुआ 4। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा वाला देखो क्या लिखा है sp3d, यानी कि एक आपका s है, 3 p है और एक d है, टोटल कितना हुआ 5। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आप सबका सॉल्व कर लो और जिसका 6 आ जाए वही आंसर। तो आप इस डी वाले को देखो, डी कितने हैं 2, एस है 1 और पी कितने 3, टोटल कितना हुआ 6। यही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे सीधे आप ऐसे ही ऑप्शन से निकाल लो। तो ये तो तरीका वो हो गया कि जब सब कुछ अलग अलग दिया जाए। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, देखो कुछ चीजें और अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अच्छा ये दिखाते हैं। अगर लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहां पेयरिंग होती है और होल्ड्स रूल नहीं लगता है। अब इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक देख लेते हैं इसी बात को जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया हाइब्रिडाइजेशन का। ये था, यहाँ Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर 26। कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन करने की, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d6। 4s2 3d6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हम लोग अभी इतनी देर से निकाल रहे हैं, क्या होगी +2 होती है। तो इसका मतलब हमको यहाँ बात करनी है Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो ये 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा और अपने आप ही यहाँ 4p0 भी ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना है। सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, डी, डी हो गया। फिर ये 4s हो गया, नाउ 4p। अब देखिए ऊपर वाला जो ये पॉइंट लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लीगेंड है तो पेयरिंग अलाउड होती है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, जो टेबल प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी होगी। या तो आप ऐसे याद रखो कि कौन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, Cn, CO और NO। आपको यही मिलेंगे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आप इनको याद रखो। तो Cn, CO और NO, इनको आप याद रखो, इन्हीं के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल हमारे पास में D6 है और Cn है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग का मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर लेना है। ये मतलब हुंड रूल नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल अगर बात करें तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है, हमारे पास पेयरिंग अलाउड हो जाती है। तो आप देखो ये पेयरिंग हो गई। अब हमें कितने Cn है, टोटल 6। तो एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ, दिस वन। टोटल कितने Cn हो गए, टोटल 6 Cn हमको फुल करने, तो 6 Cn हो गए। तो आप देख सकते हो डी में कितने Cn आए हैं, ग्रीन वाला पार्ट देखो, डी में 2, एक है S में और P में कितने हैं 3। तो DsP3 इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। यही तो मैंने आपको बताया। अब अगर आपसे पूछूं बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, आप जाके वहां से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसका पैरामैग्नेटिक करते हैं, कैसा डायामैग्नेटिक करते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का भी तरीका हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। देखो यहाँ से, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है हमारा,
पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो कलर लेस होते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने अभी जो आपसे बात की वो किसकी बात की है कि आपके ऑक्टाहेड्रल की बात की थी। जो अच्छा हाँ, यहाँ पर जैसे ये D2sp3 आया है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये टेबल के थ्रू निकाल लिया मैंने। अब जैसे सपोज दैट देखो, मैं आपके दो कंपाउंड यहाँ लिख रहा हूँ। एक मैंने लिखा NiCl का होल 4, और एक लिखा NiCl का होल 4। ये अब देखिए यहाँ पर दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 में हमारे दो लोग आते हैं, कौन कौन से। 4 में टेट्राहेड्रल आता है, और 4 में आता है स्क्वायर प्लेनर। ये तो कब हम लोग टेट्राहेड्रल इसको कहेंगे, कब स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, तो देखिए अगर 4 वाला केस आ जाए, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, लीगेंड चेक करेंगे। लीगेंड अगर 4 है तो पहले चीज आप लीगेंड चेक कर लो, 4 है। और 4 में अगर आपने चेक किया, अगर आपको मिल रहा है कैसा लीगेंड, आपको अगर मिले स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और 4 की केस की बात कर रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। और ये होगा कैसा, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन हमारा वीक फील्ड होता है, तो वीक फील्ड की वजह से ये कैसा होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3, और होगा क्या, ये टेट्रा टेट्रा। तो ये आप क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है, या तो फिर आप लॉन्ग मेथड लगाकर सारा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, या तो आप तैयार कर लो। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको दो ही चीजें पढ़नी है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल आता है, और 4 में आपके दो आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल तब होगा जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो। तो ये हमारा पार्ट सेकंड था। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 3 मिलेगा, जिसमें हम लोग थ्रू आउट टोटल और टोटल क्या आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनको नॉलेज मिले। उनके भी एग्जाम है, आप किसी की हेल्प करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बोल सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।